हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम FLT 6 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखना। FLT 1 से FLT 5 तक हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी PSC प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं 100 वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, सिंधिया वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह उज्जैन हुआ करती थी। ध्यान रखना, उज्जैन हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्दुल जफ़र खान ने किया था। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व अब्दुल जफ़र खान ने किया था। मध्य प्रदेश के राजा भाऊ महाकाल ने गोवा आंदोलन में भाग लिया और वह शहीद हुए थे। तो ये नाम जरूर याद रखना, राजा भाऊ महाकाल, इन्होंने गोवा आंदोलन में भाग लिया था। सांची जो कि विदिशा में स्थित है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1989 में, और ये विदिशा में स्थित है। एक बौद्ध स्थल है, इसे जरूर याद रखना, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को में शामिल होने वाले जो मेन सिटी है, जिसमें आपको पता होना चाहिए, एक तो ये स्थल है सांची, दूसरा है भीमबेटका की गुफाएं, और एक है आपको ध्यान रखना चाहिए खजुराहो के मंदिर, खजुराहो, जो कि 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल की सूची में। जीवन के गान रचना, तो ये ध्यान रखना, कुछ रचनाओं से रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और उनके लेखक या रचयिता कौन है उन्हें ज़रूर याद रखना। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी इनकी क्विज डाले हैं। जीवन के गान रचना शिव मंगल सिंह सुमन की ये प्रसिद्ध रचना है। आबरा पुरातात्विक स्थल, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आबरा पुरातात्विक स्थल है और ये मंदसौर में स्थित है। पुष्पगिरी, तो ये ध्यान रखना, देवास में स्थित है पुष्पगिरी। दौलत खां लोधी का मकबरा, तो फ्रेंड्स दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में स्थित है। गम्मत लोकनाट्य नेमाड़ में प्रचलित है। ये लोकनाट्य से रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, तो आप ज़रूर याद रखना। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, नेमाड़, इनके जो प्रमुख लोकनाट्य लोक नृत्य जो भी है, आपको इसकी लिस्ट तैयार करके याद करना है। गम्मत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि नेमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। सेला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो सेला नृत्य जो है ये बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कर्ण वंश का संस्थापक, तो ध्यान रखना, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव रहे थे। नागार्जुन, ये कनिष्क के समकालीन थे। ध्यान रखना, नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। पल्लवों की राजधानी, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, संगम काल के 3 प्रमुख जो राजतंत्र रहे थे, जिसमें पल्लव, चोल, तो इनको आप जरूर याद रखना, और एक चेर। इनकी जो भी राजधानियाँ थी, इनके प्रतीक चिन्ह थे, उनको जरूर याद रखना। पल्लव की राजधानी कांची हुआ करती थी। दीवान-ए-आरिज़ की स्थापना बलबन ने की थी। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मार्क कर सकते हैं। दीवान-ए-आरिज़ की स्थापना बलबन ने की थी। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। चिटनीस का कार्य, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो चिटनीस हुआ करते थे उनका कार्य था राजकीय पत्र पढ़ना और उनकी भाषा शैली देखना। मोहम्मद गवाह की हत्या के बाद बहमनी साम्राज्य 5 छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया था। तो ध्यान रखना, बहमनी साम्राज्य का जो विभाजन हुआ था वो महमूद गवाह की मृत्यु के बाद या इनकी हत्या के बाद बहमनी साम्राज्य जो था वो 5 छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था। स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। साइमन कमीशन भारत आने की घोषणा 1927 में की गई थी और यह 1928 में भारत आया था। ध्यान रखना, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। चटगांव शस्त्रागार पर धावा शूरसेन ने किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने किया था? शूरसेन ने। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर, तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर 1999 में पंचमढ़ी बना था। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख बायोस्फीयर हैं, जिसमें से ये पहला है। 2 अन्य बायोस्फीयर कौन कौन से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ध्यान रखना कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2019 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और यह श्योपुर में स्थित है। शिप्रा नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। शिप्रा नदी जिस पर प्रत्येक 12 वर्षों में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होता है। सोनकच्छ, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना सोनकच्छ जो है ये छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, देवास जिले में। बालाघाट, ये चिल्पी रेंज की सीरीज में इसमें जो भी मिनरल्स है वो मिलते हैं। जबलपुर चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा में जो श्रेणी मिलती है वो सोसर एवं सिकोली। तो ये मिनरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर याद रखना कि ये कौन सी श्रेणी में ये मिलते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसमें काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है 47%। इसके अतिरिक्त जलोढ़ मिट्टी 4%, कछारी मिट्टी 3%, लाल पीली मिट्टी 37% और मिश्रित मिट्टी 9%। तो ये आप ज़रूर याद रखना। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती, जिसमें काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो ये प्रतिशत ज़रूर याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1962। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है राष्ट्रीय राजमार्ग के जो नाम है वो परिवर्तित कर दिए गए हैं, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो इसका न्यू डाटा जरूर याद कर लेना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 है। डेविस जल संधि, तो ध्यान रखना डेविस जल संधि जो है ये बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। ग्रेट बैरियर रीफ, तो फ्रेंड्स ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और एक और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसी से मिलता जुलता शब्द है ग्रेट बैरियर झील, जो कि कनाडा में स्थित है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बात हो रही रीफ की, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रेट बैरियर झील, तो वह कनाडा में स्थित है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है। इसी तरह कर्क रेखा को काटने वाली नदी माही नदी, जो कि भारत की है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो जायरे नदी, जो कि अफ्रीका की है। तो ये ज़रूर याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर ये तीनों रेखाएं गुजरती है, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। इसमें से कर्क रेखा को आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि कर्क रेखा को भारत की माही नदी, और वह भी मध्य प्रदेश से निकलती है, सरदारपुर के पास से, धार जिले से, ठीक है। तो ये माही नदी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। कहुआ पत्तन, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कहुआ पत्तन सेंटोस में स्थित है। अब यहाँ पे कुछ घास के मैदान है फ्रेंड्स, तो आपको विश्व जियोग्राफी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वर्ल्ड जियोग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो ये घास मैदान कुछ है, इन्हें ज़रूर याद रखना। दक्षिण पूर्व एशियाई का जो घास मैदान है उसे पदांग के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका के जो घास के मैदान है उसे पटाना के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला का लानोज, और ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान उसको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये घास के मैदान, इसके अतिरिक्त भी और भी है जो कि आने वाली वीडियोस में कवर हो जाएंगे, तो आप इनकी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और याद कर सकते हो। दक्षिण पूर्व एशिया पदांग, श्रीलंका पटाना, वेनेजुएला लानोज और ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। इसमें से इम्पोर्टेंट है ये 2 जो कि पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब ये फ्रेंड्स कुछ जनजातियां हैं, जैसे माओरी जनजाति, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। एस्किमो कनाडा से संबंधित है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है। तो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं माओरी, एस्किमो, बुशमैन, इसे आप ज़रूर याद रखना। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यह भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह उसकी कैपिटल है, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना हाल ही में इसकी नई संशोधित ऊंचाई अभी चीन और नेपाल की देश के द्वारा जारी की गई है।
तो ये ध्यान रखना 8,850.86 मीटर इसकी नई ऊंचाई है। तो ये जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है, तो ये पूछा जा सकता है। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ओडिशा का जो शोक है वो ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, और वही पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को, और बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता। तो ये ध्यान रखना, ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। खगचंदेइदा, तो ये पार्क सिक्किम में स्थित है। ध्यान रखना, खगचंदेइदा, ये पार्क सिक्किम में स्थित है। इस तरह के प्रश्न पीएससी हर बार पूछता है, तो आप ज़रूर याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको मैं यहाँ पर सारी लिस्ट भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हरिविनायक पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा और भगवत दयाल शर्मा ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप 4 ऑप्शन में से 3 तो जो राज्यपाल रहेंगे और एक अन्य रहेगा, तो आपको जो अन्य है उसको सिलेक्ट करके सही करना रहेगा। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्यपाल मध्य प्रदेश में रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी राज्यपाल अब तक रहे हैं उनके नाम। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल बने थे वो पट्टाभी सीतारमैया, उसके बाद में हरिविनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी, वीपी दीक्षित, सत्यनारायण सिन्हा, निरंजन नाथ वांचू, चंपूदीराम मुयाना, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, और कार्यकारी जो रहे हैं राज्यपाल न्यायाधीश जीपी सिंह, के एम चांडी, एनडी ओझा, ये भी कार्यकारी रहे हैं। और प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुंवर महमूद अली खान, मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर भाई महावीर, श्री राम प्रकाश गुप्त, लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सिंह, ये भी कार्यवाहक राज्यपाल रहे। बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, आनंदीबेन पटेल, और ये हैं लालजी टंडन, जिनका हाल ही में 2020 में निधन हुआ है। तो इसकी जो अनकहा लखनऊ पुस्तक है उसे ज़रूर याद रखना। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। तो आप इन्हें ज़रूर याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आप ये ज़रूर, जितने भी राज्यपाल रहे इसमें से बहुत सारे 2-2 बार भी राज्यपाल बने हैं, तो मैंने उनको शामिल नहीं किया है, बस यहाँ पर जितने राज्यपाल बने उनको इंक्लूड किया। आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि कौन सा राज्यपाल का कार्यकाल 2 बार रहा है। तो आप ये लिस्ट ज़रूर याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कैलाश चंद्र जोशी, कैलाश चंद्र जोशी, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, नरेश चंद्र सिंह, तो ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जिस तरह राज्यपाल की लिस्ट तैयार की उसी प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आप देख सकते हो कि इनसे भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उनको अब इस बार पीएससी के जो टॉपिक है सिलेबस में उनको स्पेशली मेंशन किया है मुख्यमंत्री राज्यपाल। तो जितने भी अब तक मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब से अब तक वर्तमान तक के राज्यपाल मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनको आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में इनको 3 या 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको मुख्यमंत्री राज्यपाल इस तरह से देंगे, तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप इनको गलत नहीं कर पाओ। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाकर भी इसे याद कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे तो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उसके बाद में भगवत राव मंडलोई, कैलाश नाथ काटजू, द्वारिका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश चंद्र सिंह, ये 12 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो आप इसको स्पेशली याद रखना। श्यामचरण शुक्ला, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, जिसमें इनका जो एक कार्यकाल रहा था 1 दिन का रहा था, वो भी आप जरूर याद रखना। मोतीलाल बोरा, दिग्विजय सिंह, सुश्री उमा भारती, ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है, तो आप इसे भी जरूर याद रखना। बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति, जो कि वर्तमान में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और ये चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 2020 में 23 मार्च को, तो इसे भी ज़रूर याद रखना। और एक रहे हैं कमलनाथ, तो इसे भी आप याद रखना। तो इस तरह से ये जितने भी मुख्यमंत्री हैं आप इन्हें ज़रूर याद रखना। इसमें से बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो 2 या 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्हें मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे वो आपके क्लियर एकदम सही जाएंगे एग्ज़ाम में। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते अब हम विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना,
विधान परिषद की संरचना का जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 171 में किया गया है, तो ये ज़रूर याद रखना। विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल, इन तीन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है उन्हें आप ज़रूर याद रखना। रेंडमली हम वीडियो के माध्यम से हम इन्हें कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आप एक साथ इनके जितने भी अनुच्छेद है वो लिख कर याद कर सकते हैं। पंचायतों में स्थान का आरक्षण, तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचायतों से रिलेटेड जितने भी जो कि अनुच्छेद 243 है, इससे रिलेटेड 8-10 अनुच्छेद है, इसके सब पार्ट है, तो उनको आप ज़रूर याद रखना। अब पंचायतों में स्थानों का आरक्षण जो दिया गया है वो अनुच्छेद 243 घ में दिया गया है, ये इसके खंड है, तो आप ये ज़रूर याद रखना क्योंकि यहाँ पर बहुत गलतियाँ होती है, तो ये काम आप सबसे पहले कर लेना। इससे रिलेटेड जितने भी सब आर्टिकल हैं वो ज़रूर याद रखना। राजेंद्र धारकर समिति, तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि समिति से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो जितनी भी समितियाँ रही है उनको ज़रूर याद कर लेना। राजेंद्र धारकर समिति का संबंध किससे रहा है? नगरीय निकायों से रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे थे DV रेगे। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1991 में। मध्य प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र धार में स्थित है। प्लास्टिक पार्क, तो पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो प्लास्टिक पार्क जो है ये रायसेन में स्थित है। उषा किरण योजना संबंधित है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना उषा किरण योजना जो है ये घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं से संबंधित है और 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो उषा किरण योजना किससे संबंधित है? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं से। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में जो इसकी दूसरी बैठक हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। छठी अनुसूची में शामिल राज्य, तो फ्रेंड्स छठी अनुसूची जो कि जनजाति लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करता है। छठी अनुसूची हमारे संविधान की कुल 12 अनुसूचियों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है छठी अनुसूची, जिसमें यह किस किस राज्य में चल रही है ये या मान्यता मिली हुई है, तो ध्यान रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो ये 4 राज्य ज़रूर याद रखना जो कि छठी अनुसूची में शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुच्छेद 24, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों यानी कंपनियों या जोखिम जो भी कार्य है उसे करना गैर कानूनी अपराध है। तो ये ध्यान रखना ये कानूनी अपराध है। अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कंपनी में, कारखानों में जो भी कठिन जोखिम भरे कार्य कर रहे हैं तो वो अनुच्छेद 24 के तहत ये कानूनी अपराध है। मौलिक कर्तव्य, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, यह भी जरूर याद रखना। 61वें संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, तो ये अनुच्छेद 263 से संबंधित है। ध्यान रखना अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसका जो संबंध है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। भारत में गांधीवादी योजना का जो प्रतिपादन किया था श्री मन नारायण सिंह, ठीक है, श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया था। RBI का राष्ट्रीयकरण, तो ध्यान रखना RBI की जो स्थापना की गई थी या गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 में और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कांडला में स्थापित किया गया। ध्यान रखना एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कांडला जो कि गुजरात में स्थित है। चंद्रयान 3 मिशन, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना चंद्रयान मिशन 3 जो है ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों को आप कंपेयर करके एक बार एक नज़र घुमा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जा सकता है। ये यूनिट 7 से संबंधित प्रश्न है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है।
बांस क्या है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, बांस ये घास है, घास की श्रेणी में आते हैं बांस। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर के द्वारा मापा जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर से 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करती है, तो ये कहाँ पे? हेलोफाइट्स सारी मृदा में ये जो है अच्छी वृद्धि करते हैं। वह गैस जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करती है तो वो होती है नाइट्रोजन, N2। लाल दवा का रासायनिक नाम? तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है लाल दवा का रासायनिक नाम, पोटेशियम परमैंगनेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के कारण आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा, नीला, तो ये प्राइमरी कलर के अंतर्गत आते हैं। हाल ही में चीन ने क्वाड में न शामिल करने की चेतावनी किसको दी है? बांग्लादेश को। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप ये नाम जरूर याद रखना, हेमंत बिस्वा शर्मा। नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की उड़ान रिकॉर्ड की है। तो नासा ने 2020 में अपना मंगल ग्रह पर मिशन भेजा था, तो उसमें उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भेजा था इंजेनिटी, जिसका नाम दिया गया था, जिन्होंने वहाँ मंगल ग्रह पे उड़ान भरी थी। तो आप ज़रूर ध्यान रखना, नासा का जो रोवर था उसने मंगल ग्रह पर से इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की उड़ान रिकॉर्ड की। तो जो रोवर था उन्होंने इसको जो उड़ान थी, इंजेनिटी ने जो उड़ान भरी थी उसको रिकॉर्ड किया था। तो ये हेलीकॉप्टर कौन सा था? इंजेनिटी, ये जरूर याद रखना, इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्पेशली एमपी के जो स्पोर्ट्स हैं उन्हें ज़रूर याद रखना, और वो भी करंट अफेयर के। केंद्र सरकार को सीरम और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए 4500 करोड़ रुपए देना होगा। तो ये कोरोना वैक्सीन बनाएंगे सीरम और भारत बायोटेक। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में रवाना हुई थी। तो ये करंट अफेयर के लेटेस्ट क्वेश्चन है। भारत ने इटली में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है। ध्यान रखना, भारत ने इटली में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारतीय वीज़ा संचालक को निलंबित कर दिया है। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा किसने की है? अमेरिका ने भारत के साथ। अभी अकादमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखना, स्विमिंग अकादमी होशंगाबाद में से संबंधित है। ध्यान रखना, स्विमिंग अकादमी होशंगाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति कब बनी? 2019 में। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बना आईसीआईसीआई बैंक। ज्ञानदूत परियोजना, तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, ज्ञानदूत परियोजना। हॉटमेल, याहू, रेडमेल, ये क्या है? निःशुल्क ईमेल सेवा है। निःशुल्क ईमेल सेवा ये प्रदान करती है, हॉटमेल, याहू और रेडमेल। कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में क्रैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? कंप्यूटर के डाटा को क्रैश करते हैं, तो ये ब्लैक हैट हैकर की श्रेणी में आते हैं। आरोग्य सेतु ऐप, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली बार इसे लागू किया गया था 2 अप्रैल 2020 में। कोरोना वैक्सीन से संबंधित ऐप है, कोरोना वैक्सीन की जानकारी यह प्रदान करता है, आरोग्य सेतु ऐप। तो ये डेट जरूर याद रखना, 2 अप्रैल 2020। URL, तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर सर्च इंजन है याहू, लाइकोस, मेटाग्राउंड, तो ये क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन की लिस्ट मैंने आपको यूनिट 9 के एक वीडियो में बताया है, जहाँ पे मैंने सभी जितने भी सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, वायरस, एंटीवायरस, सारे जितने भी है 15-20 उनको मैंने इंक्लूड किया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। यूनिट 9 आपकी उसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बस आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी रहेगी। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को। ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश को प्रदान किया गया।
ट्राई की स्थापना, तो फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना की गई थी 1997 में। ली कमीशन का संबंध, तो फ्रेंड्स इस कमीशन की सिफारिश पर ही संघ लोक सेवा आयोग को स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना यूपीएससी से संबंधित है ली कमीशन। निर्वाचन आयोग का संबंध भाग 15 से है और भाग 15 जो कि आर्टिकल 324 से 329 के बीच है। तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया हमारे संविधान के भाग 15 में किया गया है। निर्वाचन आयोग से संबंधित भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसे ज़रूर आप देख लेना। यूनिट 10 और यूनिट 9 वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लेना। कम समय में आपको पूरे वीडियो में आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। सीएजी रिपोर्ट किसे देता है, तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है अपनी रिपोर्ट आर्टिकल 151 के तहत। तो सीएजी से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार भी आर्टिकल 149 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो आप ध्यान रखना सीएजी की जो गठन जो किया जाता है 148 आर्टिकल के तहत किया जाता है और 149 पिछली बार पूछा गया है। तो आप ये अनुच्छेद जरूर याद रखना। अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी जो है राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान जो किया गया है भाग 16 में किया गया है। हमारे संविधान के भाग 16 में SC/ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल धाराएं 43 है और इसमें कुल 8 अध्याय है, वो भी जरूर याद रखना। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है, तो यह संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी के सदस्यों को निलंबित किया जाता है आर्टिकल 317 के तहत। महिला आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ध्यान रखना महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 23 मार्च 1998 में। आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आयोग के प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। पंचायतों के निर्वाचन का वर्णन, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स पंचायतों के निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 243 के में किया गया है। तो पंचायतों से संबंधित और नगरीय निकाय से संबंधित जो आर्टिकल 243 है तो आप उसे जो ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि वहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।